अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है किन क्षेत्रों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है बाल्टिक सागर को एवं बोथनिया की खाड़ी को, दूसरा ऑप्शन है बिस्के की खाड़ी को और इंग्लिश चैनल को, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश चैनल को और उत्तर सागर को, और चौथा ऑप्शन है सेल्टिक सागर को आयरिश सागर से। तो बताना है कि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। तो आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे है। ये आपके यूरोपीय क्षेत्र में, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और ये लंदन आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे लंदन है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इसके नीचे जो है फ्रांस अवस्थित है, ठीक है। फ्रांस की आप ये पेरिस राजधानी देख पा रहे होंगे, फिर यहाँ पे आप जर्मनी देख पा रहे होंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तरी सागर के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ओशियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनको जो यहाँ पे जोड़ती है, ये कौन सी जोड़ती है? ये जोड़ती है डोवर जल संधि, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल यानी दक्षिण पश्चिम का को उत्तर सागर यानी उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसके अलावा ये इंग्लैंड को फ्रांस से भी जोड़ती है, ठीक है। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, जोड़ती है, बातें की है। तो बीच में स्थित है डोवर जल संधि। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ओटोरांटो जल संधि के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कुक जल संधि के द्वारा, चौथा ऑप्शन है डोवर जल संधि के द्वारा। तो अभी डोवर जल संधि को हम लोगों ने देख लिया है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा की जल संधि के द्वारा क्या जुड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी द्वारा अटलांटिक महासागर जुड़ता है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी है। अब आप देखेंगे ये अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको लिख देते हैं, ये है फ्लोरिडा, ठीक है। ये है फ्लोरिडा। और यहाँ पे ये जो सागर आप देख रहे हैं, इस सागर का नाम आपका क्या है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये जो क्षेत्र को जोड़ रही है, तो यही जो क्षेत्र है ये कहलाता है फ्लोरिडा जल संधि, जो किसको जोड़ती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ती है अटलांटिक सागर से, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र देश है। अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जर्मनी में, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, तीसरा ऑप्शन है रूस में, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन में। तो बताइए कहां पर स्थित है माउंट एल्ब्रूस? उत्तर हो जाएगा आपका रूस, ठीक है। तो यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं फिगर में। व्याख्या देख लेते हैं। माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। ये काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो जो ये आपका माउंट एल्ब्रूस है किसमें है? काकेशस जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रूस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। तो ये आप सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है, और ये एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? ठीक है, तो दूर कौन सी है पृथ्वी के केंद्र से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माउंट पुनसेक जया, दूसरा ऑप्शन है माउंट चिम्ब्राजू, तीसरा ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, चौथा ऑप्शन है माउंट एकानकागुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? माउंट चिम्ब्राजो, ठीक है। तो देख लेते हैं माउंट चिम्ब्राजो कहाँ अवस्थित है। आप पहले ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट देखिए। तो दक्षिण अमेरिका के पार्ट में आपको इक्वाडोर देखेंगे, तो इक्वाडोर देख सकते हैं आप। इक्वाडोर जो देश है इसी में है चिम्ब्राजो, ठीक है। चिम्ब्राजो जो आपका पर्वत चोटी है, माउंट है,
ये माउंटेन चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। और ये पृथ्वी की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे है। अब क्यों है इसकी व्याख्या देखते हैं। इक्वाडोर में स्थित माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी है। चिम्बराजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। चूंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है एवं चिम्बराजो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है, ठीक है। तो सर्वाधिक निकट होने के कारण ऊंची पर्वत चोटी भी है, अतः यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो ये क्यों दूरतम बिंदु है, क्योंकि ये जो है विषुवत रेखा के, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वाडोर से विषुवत रेखा जाती है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं जहां से विषुवत रेखा जाती है। उसका याद करने का तरीका क्या है, ECB, यानी कि इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर के बाद आपका आता है कोलंबिया और ब्राजील, इनसे जाती है विषुवत रेखा। तो इक्वाडोर से जब जाती है तो वहीं चिम्बराजो के पास से जाती है। तो ये इस वजह से चिम्बराजो जो है ये आपके पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है, इसी कारण जो है पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। पहला ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत, दूसरा ऑप्शन है एल्ब्रूस पर्वत, तीसरा ऑप्शन है मैकिनली पर्वत, चौथा ऑप्शन है एकांकागुआ पर्वत। तो गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एकांकागुआ पर्वत जो है ये उच्चतम पर्वत शिखर है अन्य में से। तो ये एकांकागुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक्स में। तो एकांकागुआ कहाँ पे है, ये आपके अर्जेंटीना और चिली की सीमा के पास अवस्थित है, ठीक है। तो एकांकागुआ आप देख सकते हैं अर्जेंटीना में अवस्थित है। अकांकागुआ पर्वत जो है एक गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी है, 6960 मीटर है, जिसे 22,837 फीट भी में कन्वर्टेड करें तो निकलेगा। किलिमंजारो जो है ये आपके अफ्रीका में है। एल्ब्रूस पर्वत हमने देखा था रूस में है। मैकिनली पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और माउंट मैकिनली का नाम अब परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, माउंट डेनाली कर दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला बताना है कौन सी है। पहला ऑप्शन है आल्प्स, दूसरा ऑप्शन है हिमालय काराकोरम, तीसरा ऑप्शन है एंडीज, चौथा ऑप्शन है तिब्बत। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंडीज जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि पूरा ये जो है ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है और आप ये जो ब्राउन रंग से देख रहे हैं पूरी एंडीज पर्वत माला है, ठीक है। तो पूरी एंडीज पर्वत माला है जो कि आपका जो है विभिन्न देशों इक्वाडोर से, ठीक है, कोलंबिया से, पेरू से और आपका बोलिविया से, चिली से, अर्जेंटीना से में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक ये 7200 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एकांकागुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन बोत्सवाना, दूसरा ऑप्शन नामीबिया, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है जाम्बिया। तो सही उत्तर आपका होगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका होगा। तो आप यहाँ ग्राफिक में देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ये है और यहाँ पे आपका अवस्थित है डॉकिंसबर्ग पर्वत, ठीक है। तो डॉकिंसबर्ग पर्वत यहाँ पर अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। डॉकिंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3482 मीटर। इसका विस्तार जो है दक्षिण अफ्रीका एवं लोसोथो 2 देशों में है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा ऑप्शन है कीनिया, तीसरा ऑप्शन है इथोपिया, चौथा ऑप्शन है घाना। कहाँ पे अवस्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में अवस्थित है। आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं माउंट किलिमंजारो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 5895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंकु जो है वो कीबो है।
कीबो जो है वो 5,895 मीटर ऊंची है, जो अफ्रीकी महाद्वीप की सर्वोच्च बिंदु है। मवेंजी इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि ज्वालामुखी शंकु है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किन देशों के बीच सीमा पर स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत और भूटान की सीमा पर, दूसरा ऑप्शन है भारत और चीन की सीमा पर, तीसरा ऑप्शन है भारत और नेपाल की सीमा पर, चौथा ऑप्शन है भारत और तिब्बत के बीच में। यह प्रश्न आया था UPSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, तो आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं माउंट कंचनजंगा आपको इधर दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये नेपाल का क्षेत्र है, ठीक है, तो ये नेपाल का क्षेत्र है और उसके जस्ट बगल में भारत का है। तो ये दोनों की सीमा पर अवस्थित है कंचनजंगा। ठीक है, और ये एक चीज़ और भी है कि ये तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कंचनजंगा का अर्थ क्या होता है? बर्फ की 5 चोटियां। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन अर्जेंटीना में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस में, तीसरा ऑप्शन है मेडागास्कर में, चौथा ऑप्शन है मंगोलिया में। सही उत्तर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं अर्जेंटीना कहाँ का है। दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटागोनियन डिजर्ट कहाँ पे स्थित है। अर्जेंटीना देश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है पेटागोनियन का डिजर्ट। ठीक है, पेटागोनियन डिजर्ट स्थित। व्याख्या देख लेते हैं। पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। ये एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है भारत। तो कहाँ पे है तनामी रेगिस्तान? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है तनामी रेगिस्तान। आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में तनामी डिजर्ट कहाँ पे है? तनामी डिजर्ट यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण डिजर्ट हैं, उनको भी देख लीजिए। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, उसके अलावा गिब्सन डिजर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिब्सन डिजर्ट आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। फिर ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। सिम्पसन डिजर्ट भी इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन डिजर्ट आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख डिजर्ट हैं। अगला प्रश्न है कजाई कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी ईरान, तीसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, चौथा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान। तो बताना है कि कजाइल कुम रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है। ये प्रश्न आया था UPSSC अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। कजाइल कुम रेगिस्तान आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान में स्थित है। अब आप यहाँ ग्राफिक्स में देखिए तो उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान आप ये देख सकते हैं, ये उज्बेकिस्तान है और इसमें कजाइल कुल्ड जो डिजर्ट है वो आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो कजाइल कुल्ड डिजर्ट का क्षेत्र है। ठीक है, कजाइल कुम डिजर्ट है। इसके अलावा आप उज्बेकिस्तान के आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है, जैसे तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, उसके बगल में किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और यहाँ पे तजाकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, इधर ईरान है। तो ये सब देश भी साथ में देख लीजिए, कभी इनसे नहीं तो किसी और चीज़ से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कैस्पियन सी है, यहाँ पे अरल सी ये है और आपका ये लेक बलाकाश है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेक बलाकाश। तो इस तरीके से आप ग्राफिक्स देख सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि 1,15,000 वर्ग मील है, जो कि लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ। यह अरल सागर के दक्षिण पूर्व में सिरदारिया और अमुदारिया नदियों के बीच स्थित है।
विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका थार, दूसरा ऑप्शन है सहारा, तीसरा ऑप्शन है गोबी, चौथा ऑप्शन है मोजावे। कौन सा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है? चलिए उत्तर देखते हैं। तो सहारा जो है वो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आप यहाँ ग्राफिक्स में देख सकते हैं, सहारा डिजर्ट की फोटो है और आप यहाँ पे ये अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पे आप देश भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न सहारा देश जो है उसमें सहारा डिजर्ट लगता है, मोरक्को में लगता है इसका कुछ क्षेत्र, अल्जीरिया में भी है, मॉरिटानिया में भी है और माली में भी है। ठीक है, ट्यूनीशिया में है, लीबिया में है, नाइजर में है, चाड में है, सूडान में है, इजिप्ट में है। तो ये सब देश जो हैं ये आपके सहारा डिजर्ट के क्षेत्र में आते हैं। तो ये देश भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पूछा ये भी जा सकता है, कई ऑप्शन दे दिए गए और पूछा गया कि निम्न में से सहारा डिजर्ट कहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है अच्छे से इनको देखते चलिएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.6 मिलियन वर्ग मील। अगला प्रश्न है मरुद्वीप संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है ग्लेशियर से, दूसरा रेगिस्तान, तीसरा द्वीप से, चौथा पर्वत से। यह प्रश्न आया था यूपी SSSC सम्मिलित परीक्षा 2015 में। मरुद्वीप संबंधित है किससे? रेगिस्तान से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मरुद्वीप किसे कहते हैं? रेगिस्तान को कहते हैं। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मरुद्वीप जो है ये रेगिस्तान से संबंधित है। ये शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है जहां पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं, मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? देखिए इसीलिए हम बताए थे कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैप में जब भी आप पढ़ते हैं। देखिए पूछ भी लिया है। अब आप देखिए ऑप्शन अल्जीरिया है, दूसरा ऑप्शन लीबिया है, तीसरा ऑप्शन नाइजीरिया है, चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो आपको बताना है कौन सा सहारा रेगिस्तान में आंशिक या पूर्ण रूप से, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है सहारा रेगिस्तान में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि सहारा डिजर्ट में ये सारे देश आते हैं, जिनके अब एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनीशिया, इजिप्ट, ठीक है, सूडान, एटिया भी थोड़ा थोड़ा सा आता है, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। तो इसमें नाइजीरिया जो है देखिए आप कहीं नहीं है। अब ये बात है कि नाइजीरिया फिर वो है कहाँ पे? तो मैप में आप देखेंगे नाइजर के नीचे जो है वो नाइजीरिया पड़ता है। इसमें लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप याद ऐसे रखिएगा कि नाइजर के नीचे नाइजीरिया पड़ता है। ठीक है, तो नाइजीरिया का जो क्षेत्र है वो आप ये वाला जो क्षेत्र है नाइजीरिया का देख सकते हैं कि ये क्षेत्र नाइजीरिया का है और इसमें सहारा डिजर्ट नहीं आता है। व्याख्या देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान है। यह करीब 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, टूनीशिया, मिस्र, मोरक्को तक है। नाइजीरिया इसका विस्तार नहीं है। शुष्क हवा सांटाना कहाँ बहती है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पवनों के बारे में। तो सांटाना नाम की पवन जो है वो शुष्क हवा वाली पवन है। कहाँ बहती है? पहला ऑप्शन साइबेरिया, दूसरा ऑप्शन अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है कैलिफोर्निया। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कैलिफोर्निया। तो सांटाना कहाँ पे बहती है? कैलिफोर्निया में बहती है। व्याख्या देख लेते हैं। सेंटाना, जिसे सांटाना भी कहते हैं, दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटाना जो है चिनूक के समान गर्म एवं शुष्क होती है, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटाना पवन पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन, तीसरा ऑप्शन है पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन होते हैं जिनको पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। तो इसको ध्यान रखिएगा, जहां पे पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं वो कहलाते हैं पर्णपाती वन। उत्तर भारत में समशीतोष्ण क्षेत्रों में ये शरद ऋतु में होता है, इस कारण उस मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? ठीक है, तो पहला चीन, दूसरा ब्राजील, तीसरा मलेशिया, चौथा है वियतनाम। तो अब यहाँ पे कुछ खनिज से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं। अब इन प्रश्नों में क्या होता है कि ये समय के साथ जो है इनका जब डाटा बदलता रहता है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना डाटा जो है आप बदलते रहिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन जो है वो विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। व्याख्या देख लेते हैं। ये व्याख्या है वर्ल्ड मिलनर प्रोडक्शन 2014-18 के अनुसार है ये रिपोर्ट। 2014 में चीन जो है वो, आपको उत्पादन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिन उत्पादन में विश्व का शीर्ष उत्पादक देश है। 2018 में भी चीन विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है। टिन के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा है? इंडोनेशिया है। तृतीय स्थान पर मलेशिया है। और 2018 में चीन माइन प्रोडक्शन की दृष्टि से भी टिन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इंडोनेशिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है 2012 की जानकारी के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन कनाडा, चौथा ऑप्शन है रूस। सही उत्तर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 28%, कजाकिस्तान में 15%, कनाडा में 9%, रूसी संघ में 8% और अमेरिका में 1% यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लॉयस, तीसरा ऑप्शन है तेल, चौथा ऑप्शन है हीरे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेल के लिए प्रसिद्ध है होन्शु नामक द्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा ऑप्शन इटली, चौथा ऑप्शन जर्मनी। सही उत्तर क्या होगा? मैक्सिको जो है ये सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार पहले स्थान पे चीन आ गया है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा टंगस्टन, चौथा पोटाश। तो उर्वरक खनिज नहीं है। सही उत्तर हो गया आपका टंगस्टन जो है वो उर्वरक खनिज नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। टंगस्टन जो है उर्वरक खनिज नहीं है, धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं बनाने में और काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष जो है वो उर्वरक खनिज है। अगला प्रश्न है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका चीन। तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014-18 के अनुसार प्रश्नकाल एवं वर्ष 2018 में चीन में विश्व में स्वर्ण में सर्वाधिक उत्पादन करता है। वर्ष 2017 में चीन की कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 13%, ऑस्ट्रेलिया का 9%, रूस में 8% और अमेरिका में 7% उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो बताना है कि अजरबैजान की कौन सी राजधानी है। पहला ऑप्शन उलान बटोर, दूसरा ऑप्शन कीव, तीसरा ऑप्शन बाकू, चौथा ताशकंद। तो अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है। अन्य की राजधानियां भी देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी देखते हैं आप, ताशकंद है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? ये उलान बटोर है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा। मंगोलिया उलान बटोर, उज्बेकिस्तान ताशकंद, यूक्रेन कीव और अभी हमने अजरबैजान की देखी।
अगला प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बताना है आपको वेनिस शहर जो है वो कहाँ पर किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन डेनमार्क, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो इटली में स्थित है वेनिस शहर। ठीक है, अब आप देखिए इटली का ये क्षेत्र आपने यूरोप का देखा होगा, तो ये हो गया इटली। अब आप इसमें वेनिस देखिए कहाँ पे है, वेनिस यहाँ पर स्थित है और ये कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सी सागर के तट पे है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़े लार्ज ग्राफिक्स में देख लेते हैं। तो वेनिस को क्यों नदियों पुलों का शहर कहा जाता है, तो आप देखेंगे जो इटली की मुख्य भूमि है वेनिस शहर उससे ही पुल द्वारा जुड़ा हुआ है और ये वेनिस शहर है। अब आप इस शहर को अगर आप सही से देखें, अगर डिटेल में देखें, तो ये देखिए पूरा जो शहर है वो सब पूरे शहर में नदी नदी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वेनिस को नदियों और पुलों का शहर कहा जाता है। अब आप देखिए पूरे शहर जो है, पूरा का शहर जो है वो पूरा समुद्र के बीच में स्थित है। ठीक है, और जो है इसी कारण जो है पूरे शहर में जो है जो जल का जो है वो क्षेत्र अंदर तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, चौथा ऑप्शन है यूनान। तो बताना है कि समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं। तो सबसे पहले हम तो यही देख लें कि भूमध्य सागर कहाँ है। तो मेडिटेरियन सी आप ये देख सकते हैं, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूमध्य सागर का क्षेत्र। अब इसमें आप देख सकते हैं इटली, अभी पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन थे तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। ठीक है, तो यूनान को ग्रीस भी कहते हैं, तो आप देखिए ग्रीस तो है, तुर्की टर्की भी है। इसके बाद कौन से ऑप्शन थे, फ्रांस और बेल्जियम। तो आप देखेंगे कि फ्रांस जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं जो ये क्षेत्र है ये है फ्रांस का क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रांस जो है इधर लगता है। तो फ्रांस भी आप देखेंगे कि मेडिटेरेनियन सी के ही आसपास है और ग्रीस भी है और टर्की भी है। कौन सा बचा, तो बेल्जियम जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है ये भूमध्य सागर पर नहीं है। अब बेल्जियम है कहाँ ये भी देख लिया जाए। तो बेल्जियम आप देख रहे होंगे, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरे यूरोप का मैप है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है और यहाँ पे यूके है और आपका ये बेल्जियम यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। तो इटली यहाँ पे है, ग्रीस यहाँ पे है, टर्की आपने देखा ये भी मेडिटेरियन सी को लगता है, स्पेन है, ये फ्रांस है। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र लगते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर में मिलती है। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ साझा होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, बेल्जियम फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ लगता है। तुर्की, फ्रांस, यूनान जो है समुद्री सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है यूनान। तो बताना है कि एक अल्पाइन देश है। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी मंडी परिषद परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। चलिए उत्तर देखते हैं। तो इटली जो है वो एक अल्पाइन देश है। तो अल्पाइन देश होते कौन से हैं, ऐसे देश जो एल्प्स पर्वतमाला में स्थित हैं। ठीक है, तो एल्प्स पर्वतमाला आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आता है फ्रांस, इसमें आता है स्विट्जरलैंड, लिंचनस्टाइन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और इटली। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे देश आते हैं, जबकि पोलैंड नहीं आता है एल्प्स पर्वतमाला में, स्पेन भी नहीं आता है और यूनान यानी ग्रीस भी नहीं आता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कुछ आल्प्स पहाड़ों के आसपास स्थित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1991 में अल्पाइन कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में 8 देशों को शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, स्लोवेनिया और मोनाको, ये सब देश कौन से देश हैं, ये सब एल्प्स देश हैं। इन देशों में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के पास पहाड़ी कवरेज का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे पुनः एक बार देख सकते हैं, एल्प्स पर्वतमाला जो है फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, स्लोवेनिया में है, इटली में है। ठीक है, तो कुल मिला के 8 देशों में आपको ये ध्यान रखना।
अगला है इनमें से कौन सा जो है यूरोपीय देश है। तो पहला हो गया बुल्गारिया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सूडान, तीसरा है बेनिन, चौथा है घाना। तो कौन सा एक यूरोपीय देश है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुल्गारिया जो है वो एक यूरोपीय देश है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुल्गारिया है कहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा यूरोप ही क्षेत्र है, और इसमें आप ये इटली हो गया, इधर ग्रीस का आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये है ये वाला रीजन, और इसमें आप देखेंगे कि ये ग्रीस हो गया, ये टर्की हो गया। बुल्गारिया कहाँ पे? बुल्गारिया इधर है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका बुल्गारिया, और इसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। और आप इसको देख सकते हैं, एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ एजियन सी है, ठीक है। तो लेकिन एजियन सी से बुल्गारिया की क्षेत्र नहीं छूता है, लेकिन ब्लैक सी के पास में, ब्लैक सी के तट पर है, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि सूडान, बेनिन और घाना कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि सूडान कहाँ पे है। तो सूडान का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, सूडान हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं घाना कहाँ पे है। तो घाना आपका ये अफ्रीका के इस क्षेत्र में हो गया। अब बचा बेनिन, ठीक है। तो बेनिन कहाँ पे है? इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। तो बेनिन आपका ये हो गया घाना के टोगो के बाद है आपका बेनिन, ठीक है। तो ये बेनिन भी ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। इसके पूर्व में काला सागर अवस्थित है। बुल्गारिया लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा वेटिकन सिटी, तीसरा ऑप्शन है मालदीव, चौथा है श्रीलंका। सही उत्तर देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। तो वेटिकन सिटी के विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 44 हेक्टेयर। इटली के शहर रोम में स्थित है ये। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु कौन होते हैं? पोप यहीं पे निवास करते हैं। इटली यहाँ पे है और यहाँ पर वेटिकन सिटी शहर है, ठीक है, रोम में। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? ऑप्शन है सिंगापुर, मकाऊ दूसरा, तीसरा ऑप्शन है वेटिकन सिटी, चौथा ऑप्शन है मालदीव। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। अब यहाँ पे आप बड़े ग्राफिक्स में देख सकते हैं वेटिकन सिटी कहाँ पे है। तो ये देखिए क्षेत्र जो है इटली का क्षेत्र है। इटली के रोम में स्थित है वेटिकन सिटी, ठीक है। तो ये आप बड़े क्षेत्र में देख सकते हैं। और इटली के एक तरफ जो है टेरेनियन सी है और दूसरी तरफ है एड्रियाटिक सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भारत। सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा वाला देश मतलब ऐसा देश जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो चीन जो है वो सही उत्तर है। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? 14 देशों से। आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते होंगे कि ये चाइना का क्षेत्र है और ये रशिया से, इसका मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान, इधर इंडिया, मतलब इस तरह करीब करीब 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है कैनेडियन शील्ड में, दूसरा ऑप्शन है अमेजन बेसिन में, तीसरा ऑप्शन है गंगा बेसिन में, चौथा ऑप्शन है साइबेरियाई मैदान में। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमेजन के बेसिन में होती है सर्वाधिक वर्षा। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन अमेजन बेसिन में होता है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 200 सेंटीमीटर है। यह बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है जिसमें यहाँ वर्ष भर वर्षण होता है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसतन वार्षिक वर्षण 110 सेंटीमीटर होता है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षण यानी कम वर्षण होता है। अगला प्रश्न है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है कहलाता है? पहला ऑप्शन कोहरा, दूसरा ऑप्शन ओस, तीसरा ऑप्शन बादल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोहरा। ठीक है, तो कोहरा जो होता है ये धुंध जो कि नमी के बड़े कणों से बना होता है। इसके अलावा कोहरे में क्या होता है? तो कोहरा क्या होता है? वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी जल की बूंदों
और धुआं अथवा धूल कणों की जो सघन राशि होती है जिससे अदृश्यता उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कोहरा कहते हैं। अगला प्रश्न है टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है मौसम की भविष्यवाणी के लिए, दूसरा ऑप्शन है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए, तीसरा ऑप्शन है भूकंप का मापन के लिए, चौथा ऑप्शन है गहरे समुद्र में मार्गदर्शन के लिए। टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त होते हैं? खराब मौसम में जब हवाई जहाज को उतारना होता है। टर्मिनल डॉपलर रडार मुख्य रूप से खराब मौसम की जानकारी हासिल कर हवाई जहाज़ों को नीचे उतारने और टेक ऑफ में सहायता करता है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों द्वारा TDR द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। अगला प्रश्न है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पंख की तरह लगने वाले, दूसरा ऑप्शन है ढेर की तरह लगने वाले, तीसरा ऑप्शन है वर्षा मेघ और चौथा ऑप्शन है ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो निम्बस किस प्रकार का क्लाउड होता है? निम्बस आप देख सकते हैं वर्षा मेघ होता है, जो वर्षा करते हैं। आप ये देख सकते हैं ग्राफिक्स में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, ये वर्षा वाले मेघ होते हैं। और ये प्रश्न आया था UPSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016। तो हम कुछ और देख लेते हैं। निम्बस स्टेटस आप देख सकते हैं। तो निम्बस क्लाउड क्या होते हैं? ये सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्बस मेघ वर्षा मेघ से संबंधित हैं। ये बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये धरातल है, ठीक है, इसके नीचे ये धरातल है और यहाँ पे अधिक नज़दीक होते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इस बादल से वर्षण उत्पन्न होता है जो कि धरातल पर बारिश, ओला, बर्फबारी आदि रूप में पहुंचाता है। निम्बस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है वर्षा मेघ यानी वर्षा का तूफान। अगला प्रश्न है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो समय क्षेत्र कुल कितने हैं बताने हैं, कुल कितने संख्या इन समय क्षेत्रों की? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन है 6। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 जो है वो समय क्षेत्रों में बांटा गया है पूरी दुनिया को। तो आप देखेंगे कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है उससे आप मिलाएंगे तो ये 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसमें भी आप देखेंगे जो सबसे सर्वाधिक जहाँ पे टाइम जोन है वो रशिया में है। रशिया में 11 जो है आपके समय क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? पहला ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 4 घंटे 45 मिनट, चौथा ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट। सही उत्तर आपका होगा 5 घंटे 30 मिनट। तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से किया जाता है, चूंकि दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अतः भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो कैलकुलेशन जब हम इसका करेंगे तो इस प्रकार निकलेगा। उल्लेखनीय है कि ग्रीनविच मीन टाइम को 0 मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है तथा 0 के पूर्व और पश्चिम 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अगला देखते हैं। ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है बताना है। पहला ऑप्शन लंदन, दूसरा एम्स्टर्डम, तीसरा शिकागो, चौथा न्यूयॉर्क। तो ग्रीनविच जो है वो कहाँ पर है? ग्रीनविच जो है वो लंदन शहर के पास अवस्थित है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटा अर्थात 15 देशांतर के अंतराल के आधार पर है। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर से में गुजरता है जो ब्रिटेन के लंदन शहर के पास होकर गुजरता है। अब आप इसमें ग्राफिक्स में देख सकते हैं ग्रीनविच जो है वो कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ग्रीनविच है और बार बार जिक्र कर रहे हैं लंदन के पास में। तो लंदन देखिए आप यहाँ पे है, ठीक है। तो लंदन से ही देखिए ग्रीनविच इतना दूरी पे है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कभी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ग्रीनविच जो है किस नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन कभी UPSC है, UPPC से कभी पूछा जा सकता है। तो ग्रीनविच जो है ये थेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। थेम्स नदी जो है उसके किनारे है ग्रीनविच। तो दोस्तों ये UPSSC द्वारा
वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 था। इसके बाद आप भाग 2 देखना ना भूलें, भाग 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो भाग 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।